वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मेल संधू। सो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था अबाउट द मनी की डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शंस आर द मनी एंड अबाउट द बार्टर सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मनी सप्लाई। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक है जो मनी सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ द मनी। आई थिंक ये आपके टॉपिक रह गए, बाकी सारे कवर हो चुके हैं फ्रॉम द मनी चैप्टर ऑफ द 12th क्लास इकोनॉमिक्स। So money supply, what is the meaning of money supply? Money supply refer to the total revenue, volume of money held by the people at a particular point of time in a country या in a economy we can say कि मनी सप्लाई क्या है कि जो भी एक टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जो भी पैसा लोगों के पास है, जो हमारी इकोनॉमी में आम पब्लिक है उनके पास जो भी पैसा होगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड इट मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। ये याद रखना, कई बार ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। तो मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, तो इसमें मनी सप्लाई तो डेफिनेशन तो हमने कर ली कि जो लोग हैं उनके पास जो भी पैसा होगा वो आपका मनी सप्लाई का पार्ट है। बट इसमें आता है कि हु आर सप्लायर ऑफ मनी। तो हु आर सप्लायर ऑफ मनी में फर्स्ट आ जाता है आपका आरबीआई। सो आरबीआई इशू ऑल नोट्स, जितने भी सारे एक्सेप्ट 1 रुपीज़, बाकी जितने भी आपके नोट है 10 रुपीज़ का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 200 का हो गया, ठीक है, 100 का हो गया, ये सारे के सारे जो भी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई। उसके बाद जितने के सारे कॉइन हैं वो करती है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जितने के सारे कॉइन है वो आपकी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इशू करती हैं। और कमर्शियल बैंक ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी सप्लायर। ठीक है, तो ये भी सप्लायर में काउंट होता है। आरबीआई, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री और कमर्शियल बैंक, ये तीनों के तीनों क्या है? सप्लायर ऑफ मनी है। आगे जाके डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं। सो इसमें मेजरमेंट के लिए जो डिफरेंट मेथड हैं, जैसे M1, M2, M3, M4 आ जाता है, बट बेसिकली जो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ M1 में M1 ही है, और बाकी भी जो है वो मेंशन है M2, M3, M4, तो वो आपकी लास्ट बुक पे मेंशन है। तो स्टार्टिंग में जो आपका M1 मतलब मेजरमेंट 1 है, उसमें आएगा C प्लस DD प्लस OD। सी मतलब करेंसी हेल्ड विद द पीपल, कि जो पैसा लोगों के पास है इन द फॉर्म ऑफ नोट, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन। उसके बाद है DD मतलब डिमांड डिपॉजिट। दीज आर द चेकआउट डिपॉजिट विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। मतलब जो लोग हैं उन्होंने अपना जो पैसा वो बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, तो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, मतलब चेक वगैरह फिल करने के बाद या वो फॉर्म वाउचर फिल करने के बाद जो पैसा वो अपना विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जो लोगों के पॉकेट में पैसा है और जो लोगों का पैसा बैंक में है, दोनों के दोनों क्या होंगे? आपके M1 में काउंट होंगे। और OD मतलब अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या होगा? जैसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका IMF हो गया, ठीक है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इनका जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा होता है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ M1। नाबार्ड, IMF मतलब जितनी आपका WTO वगैरह हो गया, जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनका पैसा जो भी आरबीआई के पास पड़ा होगा वो किसका पार्ट होगा? आपका M1 का पार्ट होगा। बट याद रखना कि कमर्शियल बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है, ये दोनों ही M1 में काउंट नहीं होंगे। कमर्शियल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट का जो पैसा आरबीआई के पास है, दोनों काउंट नहीं होंगे। बाकी सारे के सारे आपके OD में, अदर डिपॉजिट में काउंट होंगे। इसमें आपका जैसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया, उनका जो पैसा पड़ा हुआ है, या आपके जो फॉरेन सेंट्रल बैंक है, जहाँ फॉरेन गवर्नमेंट है उनका पैसा पड़ा हुआ है, जहाँ वर्ल्ड बैंक है या IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो उनका जो भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ OD मतलब अदर डिपॉजिट। सो M1 इंक्लूड C करेंसी हेल्ड विद द पीपल, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, और OD मतलब अदर डिपॉजिट। दिस इज द पार्ट ऑफ M1। ठीक है, तो मेजरमेंट 1 में ये सारी की सारी चीज़ें आपकी काउंट होंगी। उसके अलावा आगे जो के डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बता ही दिया कि जो हम ऑन दी पब्लिक डिमांड, जो मतलब जिसका अकाउंट है तो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो पैसे वो विड्रॉ करवा सकता है अगेंस्ट द चेक और अगेंस्ट द वाउचर। तो सारे के सारे आपका डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होगा। उसके बाद M2 में फिर क्या आएगा? तो M2 में M1 सारा आपका इंक्लूड हो जाएगा, मतलब करेंसी हेल्ड विद द पीपल, DD डिमांड डिपॉजिट और OD। और इसके साथ जो आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग होती है वो भी आपकी M1 में काउंट हो जाए, तो ये क्या बन जाता है? आपका M2 बन जाता है। ठीक है, इट मीन इसमें C आ गया, DD आ गया, OD आ गया, और प्लस पोस्ट जो ऑफिस में सेविंग वगैरह होती है वो भी आपका M2 का पार्ट हो गया। नेक्स्ट M3 इंक्लूड M1 मतलब ये सारा, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट जिसे हम FD वगैरह कह देते हैं, जो हम एक
बैंक में फिक्स डिपॉजिट आप एक फिक्स टाइम के लिए सबमिट कर देते हैं तो वो आपका एफडी, तो जो नेट टाइम डिपॉजिट है तो वो भी आपका M1 में अगर ऐड हो जाए तो इट विल बिकम M3। उसके बाद M4 मतलब मेजरमेंट 4। सो इसमें M3 वाला वो सारा का सारा पोर्शन भी काउंट हो जाएगा, इसमें M1 भी आ गया, आपका एफडी वगैरह भी आ गया, उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग भी आ गया, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, आपका M4 में आ जाएगा। ठीक है, और जब बात करेंगे नैरो M1 और M2 की, दीज आर द नैरो कंसेप्ट, और M3 और M4 ये आपके हैं ब्रॉड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेजरमेंट है आपकी बुक में जो इंक्लूड किया गया है वो आपका स्टार्टिंग में सिर्फ M1 नहीं है। ठीक है, M2, M3, M4 ये आपकी फर्दर नॉलेज के लिए जो बिल्कुल बुक के लास्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक याद रखना कि जो एक डिमांड डिपॉजिट होते हैं और एक आपके जो टर्म डिपॉजिट होते हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। टर्म जिसे हम एफडी वगैरह कह देते हैं, डिमांड डिपॉजिट लोग का पैसा एक बैंक में पड़ा हुआ है तो इसे हम ऑन द स्पॉट जब भी हमारी नीड है अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। ठीक है, अगेंस्ट अ चेक, बट इसमें जो है अकॉर्डिंग टू नीड हम विड्रॉ नहीं करवा सकते, पहले हमें एफडी को ब्रेक करवाना पड़ेगा, देन वी विल गेट द एफडी अमाउंट। उसके बाद इसका जो डिमांड डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है, और एफडी का जो आपका टर्म डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों में आपका डिफरेंस है। तो उसके बाद आ जाते हैं आपके एक और इसके साथ ही कंसेप्ट है जो TR जैन में मेंशन किया हुआ है। एक है यहाँ पे ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स, और एक है यहाँ पे नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, दोनों आपके डिफरेंट है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट टाइम डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम, मतलब जो इंटर बैंकिंग जो आपके क्लेम है, ठीक है, क्लेम ऑफ द वन बैंक अगेंस्ट द अदर, तो सारा का सारा किसका पार्ट है, आपका ग्रॉस का पार्ट है। बट इन द नेट इट डू नॉट इंक्लूड द इंटर बैंकिंग क्लेम, जो आपके इंटर बैंकिंग क्लेम है वो आपका नेट में इंक्लूड नहीं होते बट ग्रॉस में जो है वो आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये इन दोनों में आपका डिफरेंस रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया, M3 भी हो गया, M1 भी हो गया, M4 भी हो गया। अब इसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें बची हैं अब वो ध्यान से सुन लो। अब जो भी एक हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है तो उसका एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो RBI है वो 200 करोड़ की जो मिनिमम रिजर्व रेशो है वो अपने अंडर मेंटेन करता है 200 करोड़ की, जिसमें 115 करोड़ जो है वो आपका गोल्ड है। ठीक है, इसमें इतना गोल्ड होना ही चाहिए, बाकी जो है रेस्ट आपकी फॉरेन सिक्योरिटी की जो है वो आपकी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो 200 करोड़ जो आपकी मिनिमम रिजर्व रेशो है जो RBI अपने अंडर जो रखता है। ठीक है, एक उसके बाद जो एक होती है बैंक मनी। ठीक है, ये टर्म्स जो आपकी बुक में यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक मनी, अ मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड अ बैंक मनी, कि जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं आगे से आगे लोन देके तो उसे क्या कहते हैं, हम ये बैंक मनी कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस वर्डिंग पे ध्यान देना और साथ साथ अपना नोट भी कर लेना। सो इट इंक्लूड द करेंसी हेल्ड विद द पीपल, मतलब जो पैसा लोगों के पास है वो भी काउंट हो जाएगा कॉमन पब्लिक के पास। उसके बाद वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड आफ्टर दैट कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द RBI, तो ये सारा का सारा किस में काउंट हो जाएगा, आपका हाई पावर्ड मनी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो पैसा पब्लिक के पास है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कमर्शियल बैंक के वॉल्ट कैश में है वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद जो कैश रिजर्व इनके RBI के साथ है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे हाई पावर्ड मनी में। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाती है आपकी फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मनी। सो बेसिकली जो है फॉर्म्स ऑफ मनी के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी फियाट मनी, फियाट मनी, और एक होती है आपकी फिड्यूशरी मनी, फियाट मनी और फिड्यूशरी मनी। ठीक है, और एक होती है आपकी फुल बॉडीड मनी, और एक होती है आपकी क्रेडिट मनी। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फियाट मनी। फियाट मनी रेफर टू दैट मनी विच इशू बाय द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में यहाँ पे हमारे रुपी चलता है तो रुपी किसकी एग्जांपल आ गई, आपकी फियाट मनी की आ गई। इसमें जो भी
कॉइन आ जाएंगे, जो सारे के सारे नोट आ जाएंगे, ये सारे के सारे इसमें फियाट मनी में इंक्लूड हो जाएंगे। बिकॉज हमारे इंडिया में इसको प्रोविज़न मिली हुई है रुपये को, तो हमारे इंडिया में रुपये ही चलता है, तो रुपये इज़ अकाउंट एज अ फियाट मनी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे 1 रुपये की नहीं बात कर रहा, सारे के सारे नोट और कॉइन सारे के सारे इंक्लूड होंगे इन द फियाट मनी। अब उसके बाद आ जाती है आपकी फ्रूशरी मनी। फ्रूशरी मनी दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इन द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे चेक है, ठीक है, तो जो चेक है वो आपने एक पर्सन को दे दिया, अब दूसरा बंदा जो है वो ट्रस्ट के बिहाफ पे आपको जो चेक है वो एक्सेप्ट करे, अभी उसके ऊपर आप उसको आपके ऊपर ट्रस्ट था, सो दैट उसने आपका जो चेक है उसको एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वो आपका चेक एक्सेप्ट करे, मनी की तो है ही, जो इंडिया में हमारे नोट वगैरह हैं तो उसकी तो कंपल्सन है कि अगर किसी को पेमेंट करनी है इन दी फॉर्म ऑफ रुपये आप कर सकते हो, बस असली नोट होने चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि आपको जैसे चेक कोई जैसे दिया जाता है तो चेक सामने वाला बंदा उसे डिनाई भी कर सकता है, नहीं भी, वो ट्रस्ट के बिहाफ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है तो किसका पार्ट आएगा, आपका फिड्यूशरी मनी का पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद आ जाती है आपकी फुल बॉडी मनी। अब जैसे नाम से क्लियर है फुल बॉडी मनी, सो फुल बॉडी मनी रेफर टू अ मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। मतलब जो कॉमोडिटी वैल्यू है इज इक्वल टू मनी वैल्यू, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, कॉमोडिटी मतलब जिस चीज़ का वो बना हुआ है, मनी वैल्यू मतलब जितने भी उसकी वर्थ ऑफ मनी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई सिक्का है वो गोल्ड का बना हुआ है, तो जितनी गोल्ड की वैल्यू होगी उतनी ही कॉइन की वैल्यू होगी, तो वो किसका पार्ट आ जाए, आपका फुल बॉडी मनी का पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है आपकी क्रेडिट मनी। सो क्रेडिट मनी में क्या होता है कि इन विच मनी वैल्यू मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ है इज़ ग्रेटर दैन द कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू जिसमें मनी वैल्यू क्या होती है ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपये का कॉइन आ गया, उसके बाद जो आपका ये 2 रुपीज़ का कॉइन आ जाता है, उसके बाद 5 रुपीज़ का कॉमन आ जाता है, रुपये आ जाता है, उसके बाद ये आपका 10 रुपीज़ का कॉइन आ जाता है। अब इसके ऊपर है तो ये सारे इक्वल ही, कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी दूसरे की थिकनेस ज़्यादा होगी, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस तो हो नहीं सकता। तो अब इसमें जो मनी वैल्यू है मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ये रेट क्या है, ज़्यादा है, बट जो जिस चीज़ का बना हुआ है तो वो वैल्यू क्या है, कम है, तो एक इसका पार्ट आएगा आपका ये क्रेडिट मनी का पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और इसके साथ जो आपका सारा का सारा टॉपिक है वो ओवर हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बना, इसमें हमने जो किया था हमने मनी के बारे में डिस्कस किया था, बार्टर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद फंक्शंस ऑफ अ मनी हमने कर लिया, सप्लाई ऑफ मनी हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद जो है आपका ये फॉर्म्स ऑफ अ मनी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके साथ जो आपका अकॉर्डिंग टू 12th जो हम कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका ये टॉपिक ओवर हो चुका है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।